साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और यह समय होता है हमारी रीजनिंग की क्लास का। पढ़ने को तो आप अंक गणित भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी आपका चल रहा है, और हमारी कोशिश है कि हिंदी भी आपकी साथ साथ साधते चलें, ताकि जब आप परीक्षा में बैठें तो आपकी सभी तैयारी पूर्ण हो। उसी के प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं। केवल कोशिश है तो आपको जागरूक होने की। आप जुड़ें, चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें। हमने अपनी यहाँ रीजनिंग की क्लास के माध्यम से जो हम एसएससी जीडी के शुभ बैच में पढ़ रहे हैं, अभी अध्याय पहला कंप्लीट किया है, जिसे आप सादृश्यता के नाम से जानते हैं, एनालॉजी। आज हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन है, अर्थात वर्गीकरण। पेपर में किस प्रकार के इस अध्याय में सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये पहली क्लास है। आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट्स जरूर करें कैसी आपको ये क्लास लगी है। देखिए, जैसे आप अध्याय का नाम जाने, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण को आप कह सकते हैं विषम पद। विषम पद। विषम पद का मतलब, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, तो वो है अलग होना। अलग होना मतलब ओड दिखना। कई बार हम देखते हैं कि सभी लोग सामान्य बैठे हुए हैं, सभी ने साधारण वस्त्र पहने हुए हैं, और एक व्यक्ति कोट पैंट में बैठा हुआ है, टाई लगा रखी है, तो वो एकदम अलग दिखेगा। लेकिन अलग दिखेगा, और वहां पूछ लिया जाए कि कौन सा व्यक्ति आपको अलग दिख रहा है, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार उपजेगा और आपकी दृष्टि वहां चली जाएगी। यहां आपसे ये भी पूछ सकता है क्लासिफिकेशन में, विषम पद बताइए, ये बताएगा कि आप अलग बताइए। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दिए गए ऑप्शन में भिन्न छांटिए, भिन्न छांटो। वो आपको ये भी कह सकता है कि इनमें अलग पद क्या है, भिन्न क्या है, या किस मेल नहीं खाता, बेमेल। कई बार देखो, हिंदी है भैया, उसमें बे मेल पद बताएं। तो इन सब बातों का मतलब एक ही है। अब यदि यहां देखा जाए कैसे आपसे पूछेगा, तो इसके जो आधार हैं सवाल के, वो भी तीन हैं। यदि मैं आपसे कहूं सबसे पहले, तो पहला होगा सामान्य ज्ञान। आपको इस अध्याय को बढ़िया करने के लिए आपका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। सामान्य ज्ञान के बाद आपकी सामान्य हिंदी, ये भी आपको आनी चाहिए। अगर हिंदी में भी आप नहीं जानते तो भी इस अध्याय में आप मार खा जाएंगे। इसके बाद आपका सामान्य तर्क। सामान्य तर्क के प्रश्न भी आपको इसमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये इसमें पहला मेथड है, पहला बेस है। अगर मैं आपको क्वेश्चन की बात करना चाहूं, जैसे एक साधारण प्रश्न आप देखें कि हमने एक क्वेश्चन दिया नंबर 1, और आपको मैंने बताया कि आपको अलग बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमने लिख दिया भारत, ऑप्शन नंबर बी लिख दिया पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी दिया गया नेपाल, और ऑप्शन डी दे दिया गया श्रीलंका। अब आपको इनमें बताना है कि एक अलग है और किस प्रकार से अलग है। अब आप इसमें अपने विचार दे सकते हैं असीमित। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अलग है जी, मेरे हिसाब से तो। क्यों अलग है जी पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, बाकी ये तीनों इस्लामिक कंट्री नहीं है। गणराज्य कह सकते हैं, या सबको समान दर्जा, धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं आप ये भी कह सकते हैं कि जी इनमें नेपाल अलग है, क्योंकि नेपाल जो है वो किसी भी जगह समुद्र से नहीं लगता। विचार देखिए, कितने सारे विचार उपज सकते हैं। भारत भी समुद्र से लगता है, पाकिस्तान भी समुद्र से लगता है, और श्रीलंका तो है ही समुद्र में। आप ये भी कह सकते हैं कि जी नेपाल नहीं, श्रीलंका अलग है। क्यों अलग है जी श्रीलंका? क्योंकि ये तीनों जो देश हैं, ये तीनों भूतल देश हैं, समुद्र से लगते हैं या नहीं लगते हैं, लेकिन श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीप है जो समुद्र के अंदर है, जबकि भारत, पाकिस्तान और नेपाल ये तीनों समुद्र के अंदर नहीं है। ये भी तो रीजनिंग लग सकती है।
एक प्रश्न में अनेक प्रकार की रीजनिंग लग सकती है, लेकिन अब उचित कौन सी है? अच्छा, एक जनरली हम ऐसे देखें कि हमने 4 ऑप्शन दिए और छोटे बच्चे की तरह, जैसे कक्षा 2 का बच्चा हिसाब लगा देता है कि जी इसमें ये चिड़िया अलग है क्योंकि चिड़िया उड़ती है, गाय भैंस बैल ये जानवर है। अब रीजनिंग का आप जो है स्तर देखिए पहले कि किस स्तर की रीजनिंग होगी, ये बच्चों का खेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा होगा कि आपने आंसर सही दिया, तुक्का लग गया, और आपको यही नहीं पता कि ये सही क्यों है। आप जो जानकारी दे रहे हैं, वो आपने जो रीजन बताया, वो रीजन बताया जो एकदम, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां से सोचना शुरू करते हैं। ये मैं आपको बता दूं पहले ही, आपकी सोच 1 मिनट में प्रदर्शित हो जाती है जब आप बोलना शुरू करते हैं कि आपने अलग तो बताया, आंसर भी ठीक है, पर आंसर ठीक कैसे है? जो आपका विचार है वो किस दर्जे का है। तो यहां जो बात जितनी चलेंगी वो सब बहुत गहरी और सामान्य ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई होंगी। तो जो भी आप जवाब दें उसका रीजन, उसका कारण बिल्कुल सटीक होना चाहिए। तो यहां अब अलग देखें तो अब आप मुझसे भी कह सकते हैं, आप बताओ। तो मेरे हिसाब से तो इसमें श्रीलंका सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों देश जो हैं वो द्वीपीय देश नहीं है, जबकि जो श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है। ये रीजनिंग इसमें सबसे बेस्ट सटीक लग रही है। चलें अब आगे। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न में कैसे पूछा जाएगा। विषम पद छांटो तो भी क्लासिफिकेशन ही है, भिन्न छांटो तो भी क्लासिफिकेशन करना, बेमेल पद छांटो तो भी क्लासिफिकेशन करना, अलग छांटो तो भी क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है विचार की, आपका विचार किस स्तर का है। शुरू करता हूं मैं और देखता हूं कि कैसे प्रश्न लिए गए हैं। ये इन्होंने यहाँ टाइप 1 लिखा है, पहले नंबर के क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और तर्क वितर्क के क्वेश्चन होंगे। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का है गाय, दूसरा ऑप्शन है भैंस, तीसरा ऑप्शन है वहेल और चौथा ऑप्शन है मेंढक। अब आप इसमें जवाब दीजिए। अगर इसमें वहेल की जगह, यहां वहेल की जगह कुत्ता होता, गधा होता, घोड़ा होता, बाघ होता, तो हम तुरंत कह देते जी मेंढक अलग है क्योंकि ये तीनों जानवर हैं और वो जल में रहता है। लेकिन गाय, भैंस और वहेल, ये जो तीन हैं, ये तीन हैं स्तनपाई। स्तनपाई को हम स्तनी भी कह सकते हैं, स्तनधारी भी कह सकते हैं, मैमल्स भी इंग्लिश में कह सकते हैं। यानी कि जो बच्चों को जन्म देते हैं, जिस जाति में बच्चे जन्म लेते हैं वो स्तनी होगी, स्तनपाई होंगे। जबकि जो मेंढक है वो आएगा उभयचर वर्ग में। अगर आप बायोलॉजी जानते हैं, उभयचर, जिसे इंग्लिश में एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं। ये उभयचर वर्ग में आएगा, ये स्तनी वर्ग में आएंगे। तो अब अगर इस लेवल को देखा जाए तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सबसे सटीक रीजनिंग है। मैं कह रहा हूं रीजनिंग का स्तर देख लीजिएगा कि आप जो रीजनिंग बता रहे हैं वो कैसे है। ये भी ध्यान रखें, मेंढक जो है वो उभयचर है, जल और थल दोनों में रहने वाले जितने भी जीव उन्हें उभयचर बोलते हैं। उभय माने दोनों स्थानों पर, चर माने चरने वाले, विचरण करने वाले। स्तनी जो बच्चों को जन्म देते हैं। इस प्रकार से आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आंसर इसका कौन सा हो गया? डी ऑप्शन आपका हो गया। आगे देखो दूसरा प्रश्न, ऑप्शन ए में लिख दिया सांप, बी में है छिपकली, सी में फिर वहेल आ गया है और डी में आ गया है मगरमच्छ। अगर आपने पहले प्रश्न को ठीक से सुना और समझा है तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि आप दे पाएंगे। अब ये सारी ही कंडीशन अगर देखें, अब एसएससी में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल है सारा का सारा। अगर बायोलॉजी जीएस में ना दिया तो रीजनिंग में लाके खड़ा कर दिया। अब जो वर्ग होते हैं उनमें एक वर्ग होता है सरीसर्प, जिसे आप रेप्टाइल्स बोलते हो। सरीसर्प जो रेंगने वाले हैं, जो उदर से चलने वाले हैं, वो सरीसर्प में आते हैं। और स्तनी वर्ग में कौन आएगा इसमें बताइए? तो स्तनी वर्ग में यहां वहेल आएगा और बाकी ये जो तीनों हैं, ये ए, बी और डी, ये तीनों सरीसर्प में आएंगे और जो सी है वो स्तनी में आएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी आपका सी हो जाएगा। समझे? ये समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से सवाल किए जा रहे हैं।
अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 3, तोता, चील, कबूतर, मैना। इस प्रश्न का आंसर मुझे लगता है कि आप लोग देंगे, और मैं देखना चाहता हूं कि आप इसमें, अब आपने आंसर दे दिया, जैसे मान लीजिए तोता, तो जब कमेंट्स करें ना तो तोता क्यों अलग है ये बता दें। चील अलग है, ब्रैकेट में लिख दें क्यों अलग है। कबूतर है तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्यों अलग है, बस इतना बता दीजिएगा, जिससे पता लग जाए कि आंसर ठीक दिया है आपने, लेकिन क्यों दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन में फिर चील आ गया, कौवा, कबूतर और शुतुरमुर्ग। अब ये चारों ही पक्षी हैं, और पक्षी एव्स वर्ग में आते हैं, बायोलॉजी में एव्स बोलते हैं उनको, लेकिन हैं तो चारों ही पक्षी। अब कंडीशन देखें तो कबूतर, चील, कौवा ये मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी इसमें हैं, तो ये भी नहीं लगेगा। चील, कौवा और कबूतर तीनों आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग एक पक्षी वर्ग का मात्र ऐसा प्राणी है जो पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं सकता। तो ये आपने पढ़ा होगा, शुतुरमुर्ग जब आप पढ़ते हैं, वो क्या, भूगोल, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते हैं और ये सब पढ़ते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग है। और कारण क्या है कि ये ना उड़ने वाला पक्षी है। जीएस भी सुनते रहिएगा, जितनी मुझे आती है उतनी मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, चावल, मक्का, ज्वार और गेहूं, इस पांचवें प्रश्न में फटाफट से कमेंट्स कीजिए, बताओ क्या आ रहा है। चावल अलग है, मक्का अलग है, ज्वार अलग है, गेहूं अलग है। अब रीजन जी, गेहूं अलग है जी, बहुत बढ़िया। क्यों अलग है जी? गेहूं अलग है जी, गेहूं की रोटी ज्यादा बने, चावल मक्का ज्वार की कम बने, ये क्या बात हुई। रोटी तो मक्का की बनती है, मक्का की पूरे साल नहीं बनती, केवल सर्दियों में बनती है। गेहूं अलग है, कारण बताइए क्यों अलग है। ये मैंने निशान लगा दिया, मैं बता देता हूं। जो कि जो गेहूं है वो रबी की फसल है, और जबकि चावल, मक्का और ज्वार ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो है वो गर्मियों में बोई जाती हैं, रबी की फसल जो है वो सर्दियों में बोना आरंभ होती है, जैसे कि गेहूं अब आपका नवंबर में बोना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ये अलग है। ठीक है, आगे बताएं। छठे प्रश्न में आंसर दें। चना, जौ, गेहूं और मूंग, ये मैं आपको HW में दूंगा, क्योंकि जैसे सिखाया है वैसा ही पूछा है, और बताना कि कौन सी फसल इसमें कब बोई जाती है, क्या उसका रीजन है। ठीक है, बताओ बेटा कमेंट्स में। ये 7वां प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर ए अनार, ऑप्शन नंबर बी काजू, ऑप्शन नंबर सी बादाम, ऑप्शन नंबर डी अखरोट। इसका आंसर तो मैं दे देता हूं आपको, क्योंकि इस प्रश्न में जो ए है अनार, वो रसीला फल है, जबकि ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर आते हैं ना, काजू, अखरोट, बादाम, ये सूखे फल हैं, तो इसलिए कौन सा अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा। और अगला प्रश्न, चेरी, काजू, मुनक्का, किशमिश, ये आप बताएंगे। तो जितना आप करेंगे उतना सही लगेगा, उतना ही आप सीखेंगे। चेरी, काजू, मुनक्का और किशमिश, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऐसे ही सवाल एसएससी में आए हैं और वही आधार पे प्रश्न उठा लिए गए। सेम, बोरो और बीन्स और लौकी, इसमें अलग बताइएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको अलग तो दिख रहा होगा कि अलग क्या है, लेकिन बात है रीजन की। ऐसी कंडीशन क्या है, क्या स्थिति है, क्या कारण है कि ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर ABCD में अलग है, इसमें डी। कारण है कि सेम, बोरो और बीन्स, इन्हें रेशेदार सब्जी कहा जाता है। ये आती हैं रेशेदार सब्जियों में, जबकि जो लौकी आती है वो हरी सब्जी में आती है ना। अब ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन में समझते रहिएगा कैसे बताया गया है, लिखते भी रहिएगा, रीजन जरूर लिख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ।
चक्कर में पड़ेंगे जो पहली बार में। आलू, मूली, गाजर, चुकंदर, बताओ इसमें कौन सा अलग है? जल्दबाजी में मत देखना, क्योंकि होता चुकंदर भी जमीन के अंदर ही है, गाजर भी जमीन के अंदर होती है, मूली भी जमीन के अंदर होता है, आलू भी जमीन के अंदर होता है। सटीक और थोड़ा विश्लेषण करके बताइए कौन सा इसमें अलग होगा आपका आंसर। इनमें जो अंतर है वो है जड़ और तना, ये इसमें रीजनिंग लग रही है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जड़ कौन सी है और तना कौन सा है। तो बेटा तना जो है ना, अब समझ गए होगे आप, वो केवल आलू होता है, और बाकी जो तीनों हैं वो इसमें जड़ हैं। तो इसलिए हमारा जो अलग हुआ वो ऑप्शन नंबर ए अर्थात आलू हो गया है। ये 10 प्रश्न हो गए हैं, अपनी कॉपी पे फटाफट फटाफट से उतार लेंगे। 11वें प्रश्न में कैलेंडर से रिलेटेड है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। रीजनिंग देखो क्या लगेगी। जब भी महीने की कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें सबसे पहले रीजनिंग दिन की ही लगाते हैं। अब हम देखें जुलाई का, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? ये 31 दिन होते हैं। जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जो लगातार हैं और 31 दिन के हैं। सितंबर में होते हैं 30, और अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। प्रश्न का आंसर आपके सामने आ गया। सितंबर अलग हो गया क्योंकि वो 30 दिन का माह है, अन्य सभी 31 दिन के माह हैं। 12वां प्रश्न, मुंह, आंख, फेफड़ा और नाक। लगाएं हिसाब, लगा लिया ना? देखें, जो फेफड़ा है, लंग्स, ये हमारे बॉडी के अंदर हैं, जबकि मुंह, आंख और नाक हमें सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ये हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं और ये हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट्स है। इसलिए फेफड़ा है, हृदय है, यकृत है, वृक्क है, वाहिनियां हैं, शिराएं हैं, रक्त है, ये सभी कैसे पार्ट हैं? ये इंटरनल पार्ट है। तो इसलिए यही आंसर इसमें सही और रीजनिंग भी ठीक है। नाक, कान, जीभ, दांत। डाउटफुल क्वेश्चन दे दूं क्या घर को? HW, इन्हीं सवालों का तो करना है। इसमें बताइए मुझे क्या है। इसमें ये मत लगा देना दांत, ये क्योंकि इसमें तो खैर पता भी लग रहा है कि जी ये इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स की रीजनिंग नहीं है, समझ लीजिएगा। इसमें बताएं, कान, यकृत, वृक्क और आंख। ईयर, यकृत बोलते हैं लीवर को, वृक्क बोलते हैं किडनी को, और आईज। इसमें आपको बताना है कि इनमें क्या रीजनिंग लग रही है, और पूरी तरह से बायोलॉजिकल रीजनिंग लग रही है ये भी बता दूं। जीव विज्ञान की रीजनिंग लग रही है। बायोलॉजी की क्लास भी आपकी चल रही है, शिखा मैम करा रही हैं, उसमें आप पढ़ भी रहे होंगे कि इसमें क्या क्या रीजनिंग है। कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, यकृत बॉडी से जितने भी आपका खनिज होते हैं उनको अपने अंदर क्या करता है, कहने का मतलब लेके रखता है, उनको अपने अंदर रखता है, बैंक बोलते हैं उसको बॉडी के अंदर, यकृत, लीवर। तो ये कान, यकृत और आंख, ये तीनों ग्रहण करने वाली चीजें हैं, जबकि जो वृक्क है, किडनी, ये उत्सर्जन का कार्य करती है, उत्सर्जक का कार्य करती है। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका अलग हो जाएगा। 3 लेने वाले और 1 देने वाला। तो जो उत्सर्जन बॉडी के अंदर होता है वो किससे होता है? वो वृक्क से होता है। ये उत्सर्जक अंग है हमारी बॉडी का, इसलिए ये अलग है। टिटिनेस, निमोनिया, प्लेग और मिसल्स। अब बताओ मिसल्स ये कौन सा अलग होगा, क्यों अलग है? देखिए, टिटनेस, निमोनिया और प्लेग, ये तीनों ही बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया का मतलब क्या है? जीवाणु। जबकि जो मिसल्स यहां लिखा हुआ है ये आपका विषाणु अर्थात वायरस से होने वाला। मैं यहां लिख सकता हूं विषाणु। और जो अन्य सभी हैं वो जीवाणु। जो रोग हैं उनके रीजन भी तो अलग अलग हैं। विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होता है, किस किस से होते हैं, इसलिए ये इसका आंसर है। रीजनिंग में जीव विज्ञान ज्यादा आ रहा है, ये भी जीव विज्ञान का ही प्रश्न है।
हैजा, चेचक, क्षय रोग टीबी को बोलते हैं, और आंत्र ज्वर। इसमें आप बताएंगे क्या आंसर आएगा। और क्योंकि ये दो दो प्रश्न बिल्कुल एक एक लेवल के हैं, जो रीजनिंग पहले लगी है वो इसमें लगेगी। अब अगर ये भी मैं ही बता दूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ढूंढें। अब आपको लगेगा कि बता देते तो अच्छा है, कोई बात नहीं, आप देखिएगा, किताब से देखिएगा, नेट से देखिएगा। अगर आप आंसर करेंगे तो आपको जानने की जो जिज्ञासा है ना वो बढ़ेगी। आप खुद से जवाब दीजिएगा। सूखा रोग, रतौंदी, स्कर्वी और इन्फ्लुएंजा। चार ऑप्शन आपके सामने 17वें प्रश्न में है। बताइए क्या लगेगा। सूखा रोग जो है वो होता है विटामिन डी की कमी से, जिसे हम रिकेट्स भी बोलते हैं। ये होता है विटामिन ए की कमी से, रतौंदी। विटामिन बी से बेरी बेरी पढ़े होंगे। और विटामिन सी की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी होता है। ये जो रोग है ना, ये विषाणु से होता है, वायरस से। इन्फ्लुएंजा बुखार चलता है। तो इसीलिए अब तो देखो, अलग बताना और उसके पीछे मजबूत तर्क देना, यही ज्ञान है। इसीलिए आपका आंसर नंबर सी इस प्रश्न का ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये भूगोल से ले लिया गया प्रश्न है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा। बच्चा बच्चा जानता है, चंदा मामा दूर के। ये ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, और ये चंद्रमा है, उपग्रह। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है ऐसा। 19वां प्रश्न देखिए आप। कैलोरी, ऊष्मा, कार्य और बल। अब ये चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, और जितने प्रश्न आए हैं अगर आपने ध्यान दिया हो, सब सामान्य ज्ञान विज्ञान के प्रश्न हैं। सुन लीजिए बहुत ध्यान से। तो अगर जितना मजबूत आपका सामान्य विज्ञान सामान्य ज्ञान होगा, उतना अच्छा आप जो है रीजनिंग कर पाएंगे। ये मैंने पहले ही बोल दिया। आपका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग आपके लिए कुछ नहीं है, फिर आराम से हो जाएगा। कैलोरी, ऊष्मा, कार्य, बल। आप ध्यान से देखिएगा, कैलोरी मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊष्मा का ही है। लेकिन ऊष्मा जो है फिर ये क्या है जी? ये है राशि। कार्य भी क्या है? राशि। बल भी राशि है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी दे रखा है यहां, कार्य का मात्रक होता है जूल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस प्रकार से आपके इन तीनों के मात्रक होते हैं, जबकि ये जो है आपका क्या लिखा हुआ है? मात्रक लिखा हुआ है, देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? सही नहीं लिखा? है? अच्छा, ये कह रहे हैं। ये मैं सोच रहा पता नहीं मैंने सवाल गलत बता दिया। ओहो, मैं आ जाएगा क्या? आ तो गए। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। ये कह रहे हैं कि आपने जो है यहाँ मात्रा गलत लगा दी। मैं सोचा कि मैंने सवाल गलत, सवाल ठीक है। चलिए ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो आप राशि लिख रहे हैं वो ऐसे लिख दीजिएगा, यही तो कह रहे हैं। चलिए, राशि मतलब जो फिजिक्स में राशि और मात्रक दोनों अलग अलग चीज हैं। तो जो डायमेंशन है वो क्या है, यूनिट्स क्या हैं, तो ये सभी मात्रक हैं, ये आप देख लीजिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 में मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज स्पष्ट समझ में आ रहा है। पढ़ाने की तो मुझे आवश्यकता है नहीं, अब आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या इसमें आएगा। ठीक है। रेखा गणित, गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति। अब आप कहेंगे जी त्रिकोणमिति अलग है, इसमें भी गणित है, ये भी गणित है, ये भी गणित है, त्रिकोणमिति नहीं, ऐसा नहीं है। देखो,
गणित में जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो अलग अलग किताबें आने लगती हैं। जब अब 11वीं क्लास में 9वीं क्लास में ही आ जाता है तो रेखा गणित किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? गणित के अंदर। बीज गणित भी गणित के अंदर, और त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री भी गणित के अंदर। तो गणित जो है, मैथ्स जिसको बोलते हैं, आप पहले ये समझिए, हम लिखते हैं MATH, ये है मैथ, और ये है गलत। सही जो होता है वो होता है MATHS, मैथ्स। मैथ्स माने गणित। क्यों है ये मैथ्स, एस क्यों है प्लूरल में? क्योंकि गणित के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो रेखा गणित भी गणित के अंदर आता है, बीज गणित भी गणित के अंदर आता है, ट्रिग्नोमेट्री भी। भाई एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो लिखे हुए हैं, बाकी आपका स्टैटिस्टिक्स है, डायनेमिक्स है, क्वांटम नंबर्स हैं, कैलकुलस है, एडवांस कैलकुलस है। तो गणित जो है ना, वो एक विषय है जिसके अंदर ये तीनों आते हैं, इसलिए हमारा गणित आ जाए। वर्ग, तो वर्ग समभुज त्रिकोण, समचतुर्भुज, समकोण त्रिकोण, वर्ग होगा ये। समचतुर्भुज आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समभुज त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब है तीन कोण होने चाहिए, भुजाएं बराबर होने चाहिए। समकोण में एक कोण 90 अंश का होता है। अब इसकी जो है चारों भुजाएं बराबर, इसकी चारों भुजाएं बराबर, इसकी तीनों भुजाएं बराबर, लेकिन यहां ये कंडीशन नहीं होगी। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, वो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। इसीलिए आपका यहां ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो। फाई गामा डेल्टा पेसो, पेसो होता है पीसो, मुद्रा होती है पीसो, तो यही अलग होगा। तो ये, और बाकी जो है सभी फिजिक्स में होते हैं, सब संकेत जिनका चिन्ह करते हैं, सिंबल्स होते हैं, फाई का, आपका गामा का, डेल्टा का। ये क्वेश्चन तो जो बच्चे साइंस पढ़ रहे होंगे उनके लिए बड़ा आसान है। पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, ऐसे प्रश्न में HW में दे देता हूं, क्योंकि इनमें अब बताओ क्या बताऊं मैं। भाई इस प्रश्न में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब जानते होंगे कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे यहाँ हैं। पेरिस, एथेंस, लंदन और न्यूयॉर्क, ये अच्छा सवाल है। एक तो मुझे ये नजर आता है इसमें कि पेरिस, एथेंस, लंदन, ये फ्रांस में, वो ग्रीस में, ये लंदन इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क हो गया अमेरिका। ये तीनों यूरोप में भी बैठ रहे हैं देश, और ये बैठ रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट भी देखा जाए तो ये अलग जा रहा है। एक और बात मुझे समझ आ रही है, ये इंग्लैंड की राजधानी, ये फ्रांस की राजधानी, ये ग्रीस की राजधानी, ये राजधानी नहीं है न्यूयॉर्क अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वो है। ठीक है, इसलिए पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, कोरिया, बताएंगे आप? कोरिया जो है एशिया महाद्वीप में ही है, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, चीन, ये तो सब, जैसे भारत का नक्शा देखेंगे और भारत के नक्शे से इधर निकलेंगे नक्शे से, तो पहले भारत, भारत के बाद म्यांमार आ जाएगा, फिर म्यांमार से फिर जैसे ही आप आगे चलोगे तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे, और प्रशांत महासागर में बैठेगा जापान, उससे पहले कोरिया ही मिलेगा आपको। तो ये हमारे महाद्वीप में ही है, अर्थात एशिया महाद्वीप में। ये तीनों यूरोप में है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। आज की तो पूरी क्लास ना सामान्य ज्ञान के ऊपर ही आधारित रही है। जब सामान्य ज्ञान आपका अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का नहीं है ना, ये तर्क का है, हिंदी का भी नहीं। अब आप कहोगे आप इस प्रश्न को कहां रखोगे, ये इसमें सामान्य ज्ञान नहीं है, इसमें सामान्य हिंदी नहीं है, तो तर्क लगाइएगा, क्या तर्क होगा? वायलन। अब जब हमने ये वाद्य यंत्र दे रखे हैं और इन वाद्य यंत्रों को हमने कभी ना देखा ना सुना, तो फिर तो होगा नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि गिटार बजाते हैं, ऐसे फिल्मों में देखते हैं, हारमोनियम उंगलियों से बजता है, वायलिन कंधे पे रख के जो बजाते हैं उसमें भी हमारी उंगलियां काम करती हैं, लेकिन बांसुरी में जो है इसमें हवा जो दी जाती है वो मुंह से दी जाती है। इसीलिए अब ये कहेंगे जी बांसुरी भी तो उंगलियों से ही बजती है, लेकिन क्या इन तीनों को मुख से बजाया जाता है? कभी नहीं।
लेकिन बांसुरी जो है उसमें श्वास जो दिया जाता है वो मुख से दिया जाता है। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया मुझे याद आ रहा है। ढोलक, मदाल और मृदंग और तबला। भाई ढोलक देखिए सभी ने कैसे बनाते हैं ढोलक। चलो ऐसे ऐसे बना लेते हैं ढोलक। मान लीजिए ये जो है ढोलक है ऐसे। ढोलक, मदाल और मृदंग देखने में तीनों लगभग ऐसे ही हैं। इधर से भी बजेगा, इधर से भी बजेगा। तबला कभी आपने देखा है दोनों ओर से बजता हुआ? कभी नहीं। जो तबला है ना उसकी केवल ऐसे 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 होते हैं और सिंगल साइड होती है, एक छोटा एक बड़ा और ऐसे होता है। तो इसीलिए जो अलग है इसमें वो तबला है। तबला हमेशा एक साइड से ही बजेगा, जबकि ढोलक और मदाल और मृदंग जो है वो दोनों साइड से बजते हैं। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, स्नूकर, इसमें आप भी मुझे बता दें क्या सोचते हैं। आप इस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, इन तीनों में अब हम कहेंगे जी क्रिकेट अलग है क्योंकि यहां भी बॉल, यहां भी बॉल, यहां भी बॉल। लेकिन अब यहां तो बॉल नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में बॉल के साथ साथ बैट का भी इस्तेमाल होता है। लकड़ी का डंडा कह दीजिए, फट्टा कह दीजिए, बैट कह दीजिए। लेकिन बास्केटबॉल में तो बॉल को उसमें डालते हैं ना, बास्केट में। तो ये जो खेल है ना, ये ऑप्शन नंबर डी इसका अलग हो जाएगा। केवल बॉल सोच समझ के जवाब नहीं देना। मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन सोचने का विषय है, जैसी हमारी सोच रहेगी वैसे ही हमारे आंसर आते चले जाएंगे। मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा है और कितने क्वेश्चन आप इसमें स्वयं कर सकते हैं। जो होमवर्क में दिए गए हैं उन्हें कमेंट्स में आंसर लिख के जरूर दें। कॉपी में तो आप कर ही सकते हैं। अनुमति दें, मुलाकात होती है क्लासिफिकेशन की क्लास नंबर 2 के साथ। अलग मेथड, अलग सवाल। जय हिंद, जय भारत।